कोहली जी, डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, श्री विनय शंकर पांडे जी आयुक्त एवं देहरादून के जिलाधिकारी प्रमुख सचिव श्री एल फनई जी और सभी हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभिन्न निगमों, बोर्डों और विभिन्न दायित्वों पर काम करने वाले हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव भाइयों एवं बहनों, और आज के इस कार्यक्रम में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से, संपूर्ण देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, प्यारे विद्यार्थियों और मीडिया के हमारे सभी मित्रों और विभिन्न विभिन्न समूहों से आए हुई सभी हमारी बहनें, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रशासन के भी सभी अधिकारीगण, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल जी और यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री परमेंद्र सिंह डोभाल जी, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इतनी विशाल संख्या में पधारे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को मां शक्ति के उपासना के पर्व नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव संवत्सर भी हमारा प्रारंभ हुआ है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे। इसके साथ ही मैं इस अवसर पर भारत माता के अमर सपूत सरदार भगत सिंह जी को, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आज के ही दिन मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर बलिदानियों, राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मेरा मन अत्यंत भाव विभोर हो उठा है। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। भाइयों बहनों, जब मुझे पहली बार वर्ष 2021 में राज्य की सेवा का अवसर मिला था तो हमारे पास उस समय काफी कम था और कई चुनौतियां थी। आप सबको पता है, कोरोना महामारी भी उस समय पूरी तरह से हावी थी, लेकिन मेरा विश्वास अडिग था कि हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम से
कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उनके मुख से निकले हुए ये शिवमयी शब्द, इनको चरितार्थ करना हमारी सरकार ने अपना धर्म बना लिया, अपना संकल्प बना लिया और निरंतर हम उस दिशा में प्रयास करने लगे। और जब प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार पर विश्वास करते हुए वर्ष 2022 में हमें फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया, तो हमने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पहले दिन से ही दोगुनी ऊर्जा से कार्य प्रारंभ कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने बीते 4 वर्षों में जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सभी को मजबूत करने की दिशा में और राज्य के नागरिकों को जीवन के उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का विजन प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास भी किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे राज्य ने कई ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धियों का हमारा राज्य साक्षी बना है जो किसी छोटे राज्य के लिए असंभव समझी जाती थी। पहली बार राज्य में G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन की बैठकों का सफल आयोजन हुआ। एक बैठक नहीं, 3 बैठकें हुई, जिससे उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक विशिष्ट स्थान मिला। पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हुआ। भाइयों बहनों, इस खेलों के आयोजन ने हमारी खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया। जहां 107 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया, वहीं अंक तालिका में भी हम 7वें स्थान पर आए, जहां कभी हमारा स्थान 25 से भी अधिक होता था। पहली बार वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। इतना ही नहीं, पहली बार उत्तराखंड में ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 3,76,000 करोड़ रुपए का MOU हुआ और 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर अभी तक काम हो चुका है। भाइयों बहनों, जो अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है, इसी का परिणाम है। इसके साथ साथ डबल इंजन सरकार के बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। बीते 1 वर्ष में राज्य की GSDP में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट का आकार 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है। आज राज्य में हेलीपोर्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई है। वहीं हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में राज्य में बिजली उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ा है। बीते 4 वर्षों में 2,65,000 से अधिक हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं लखपति दीदी बनी है। बीते 4 वर्षों में होटलों की संख्या में भी 25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नए होम स्टे की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। आज डबल इंजन सरकार के कारण राज्य की दोगुनी रफ्तार से राज्य आज प्रगति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे राज्य में रिवर्स पलायन 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन्हीं सब कार्यों का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार के इंडेक्स में 2023-24 सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में 23-24 में विशेष राज्यों की श्रेणी में भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। और नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में हिमालय राज्यों की श्रेणी में भी हमको पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बीते 4 वर्षों में लगातार देश में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी हमारे राज्य को प्राप्त हो रहा है। आज उत्तराखंड किसानों की आय दुगना करने में भी, मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बना है।
आज हम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश के अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन और खेल विकास के क्षेत्रों में भी बेस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमें खनन क्षेत्रों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही इसके लिए भारत सरकार ने हमारे राज्य को 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया है। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से राज्य के अंदर खनन माफिया बेरोक टोक हमारे प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ किया करते थे। इनके काले कारनामे स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार हमारे राज्य के संसाधनों की खुलेआम बंदरबाट की जाती थी। वैसे कांग्रेस के समय में कैसे उस समय में शराब के लाइसेंस देने के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल चलता था और पूरे तंत्र को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले राजस्व को भी ये कैसे डकार दिया करते थे। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार द्वारा सख्त और पारदर्शी निर्णयों का परिणाम है कि आबकारी और खनन जैसे विभागों से भी राज्य को पहले की तुलना में कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। आज देहरादून का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम देहरादून जनपद के समग्र विकास के लिए आज समर्पित 401 करोड़ रुपए से अधिक की 74 विकास परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज लाइन के कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। इसके अलावा सेलाकुई में 27.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में 100 बेड के चिकित्सालय का भी लोकार्पण भी किया गया है। साथ ही आज हमने स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जाने वाली ऑटोमेटेड पार्किंग का शुभारंभ भी किया है। ई शटल सेवा और साधुराम इंटर कॉलेज में इंटेंसिव केयर यूनिट की भी शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त आज हमने बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को शिक्षण सामग्री भी वितरित कर रहे हैं ताकि अन्य बच्चों के समान उनका भी भविष्य बेहतर बन सके, वह भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इतना ही नहीं, आज सड़क, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल देहरादून को देश के अग्रणी और आदर्श शहरों की श्रेणी में स्थापित करने में सहायक होंगी, बल्कि क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास के कार्य केवल देहरादून में ही हुए हैं। पूरे राज्य के अंदर समेकित रूप से विकास हुआ है। आज आप राज्य के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो सभी जगह इस प्रकार व्यापक स्तर पर विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। आप लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों का समय भी भली भांति याद होगा, जो केवल घोषणाएं उस समय में होती थी। घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती थी, पर धरातल पर कोई काम नहीं किया जाता था। कांग्रेस के समय में एक ऐसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा बच जाता है, क्योंकि 85% कांग्रेस के समय के दलाल और बिचौलिए उस पैसे को खा जाया करते थे। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया कार्य व्यवहार, नई कार्य संस्कृति के युग का सूत्रपात होने से शासन व्यवस्था से दलालों और बिचौलियों का सफाया करने का काम किया गया है। भाइयों बहनों, आज हम किसी भी काम को शुरू करते हैं, यानी कि जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, निश्चित रूप से उन योजनाओं को पूरा करते हैं। उन योजनाओं को संकल्पित होकर
उन योजनाओं का लोकार्पण भी हमारी ही सरकार के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, हम जनता के बीच जब जाते हैं, जब भी जाते हैं ऐसे अवसरों पर, तो हम उन्हें ईमानदारी से अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने इन सालों में क्या किया है, कौन सा काम पूरा हुआ है, कौन सा काम प्रगति पर है, कौन सा काम भविष्य में होने वाला है और क्या हमारे संकल्प हैं। क्योंकि हम कांग्रेस की तरह सत्ता को अपनी बपौती नहीं बल्कि जन सेवा का माध्यम मानते हैं। भाइयों बहनों, आपको याद होगा पहले हमारे प्रदेश में नकल और पेपर लीक के कारण कितने ही हमारे गरीब माता पिता के और प्रतिभावान बेटे बेटियों के सपने चकनाचूर हो जाते थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसकी पूरे देश के अंदर सभी जगह प्रशंसा हुई, जिसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को, नौजवानों को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। अगर उसकी हम तुलना करेंगे तो पिछली सरकारों के तुलना में 4 गुना से भी अधिक हैं। यही नहीं, 100 से अधिक नकल माफिया आज जेल की हवा खा रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोगों को बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं मिला, इसलिए वो जानबूझकर कभी अफवाहें फैलाते हैं, कभी भ्रम फैलाते हैं, कभी तथ्यों को तोड़ मोड़ कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को भली भांति याद होगा कैसे कांग्रेस के समय में पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की जद में हुआ करता था। उस समय का आप सबको मैं स्मरण कराऊं, उस समय का याद होगा आपको, पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, NH 74 का घोटाला, डेनिस घोटाला और केदारनाथ में किस तरह से राहत सामग्री का घोटाला जब 2013 में आपदा आई थी, या ऐसे अनेक घोटाले करने वाले आज रंगे हुए सियारों की भांति अपनी बेईमानियों के किस्सों को छिपाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात आती थी तो केवल छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता था, पकड़कर खाना पूर्ति कर दी जाती थी और ऊपर बैठे हुए बड़ी बड़ी मछलियां और बड़े बड़े मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने एक नई शुरुआत की है। अब कोई छोटी मछली हो या कोई बड़ी मछली हो या भ्रष्टाचारी रूपी कोई बड़ा मगरमच्छ हो, अगर अपने कार्यों पर कोताही बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपने कार्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करेगा, तो बड़े बड़े मगरमच्छों को भी उस कार्रवाई में लाकर जेल डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी को कोई बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि के देवत्व की रक्षा के लिए अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनका भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे, उनको हम सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। इसलिए हमने एक और जहां प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के जैसे मुल्लावादी कट्टर प्रतिमों के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। परंतु ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। इनको हमारे द्वारा लैंड जिहाद पर जब कार्रवाई की जाती है तो उससे भी इनको दिक्कत होती है। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद करने वाले इनको अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे विशेष स्थानों पर ऐसे समुदाय विशेष के लोगों को बसाने का काम किया है जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई अस्तित्व तक नहीं था। आज जब हम ऐसे स्थानों पर कार्रवाई करते हैं जहां हरा कपड़ा डाला है, नीला कपड़ा डाला है, पीला कपड़ा डाला है और हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें भी इनको परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। आप ही बताइए भाइयों बहनों, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ मुख्य सेवक के दायित्व पर आप सबके आशीर्वाद से काम कर रहा हूं, तो ये प्रश्न मेरे मन में आता है कि ये प्रश्न हम सबका है और इसका उत्तर भी हम सब लोग जब मिलकर खोजेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। आप बताइए, हमारी देवभूमि को दूषित करने का जो लोग काम कर रहे हैं, क्या हमको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, जोर से बताइए आप लोग। तो कार्रवाई करें ना, अभी जोर से बोलिए। हमारी सरकार ने राज्य में
जो सुनियोजित रूप से लैंड जिहाद हो रहा था, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से अधिक भूमि इन लैंड जिहादियों के कब्जों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है। लेकिन जिनके आंखों पर वोट बैंक की पट्टी पड़ी हो, उनको लैंड जिहाद कहीं नजर नहीं आता। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे रहते हुए देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी भी जिहाद करने वाले को, किसी भी जिहादी को यहां पनपने नहीं दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब हमने प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया और सभी धर्मों के लिए एक समान व्यवस्था लागू की, तो पूरे देश में यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर राष्ट्रवादी लोगों ने हमारे इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहा, खूब हमारी प्रशंसा की, खूब हमारा प्रोत्साहन किया। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को समान नागरिक संहिता लागू करने से भी तकलीफ है। भाइयों बहनों, उन्हें लगता है कि इससे एक अधिकार, एक विशेष समुदाय के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप ही बताइए, उत्तराखंड में क्या महिलाओं के उत्पीड़न को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जहां हमारी मातृशक्ति इतनी कठिन स्थितियों, कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाती है? क्या किसी धर्म के आधार पर किसी को कानून के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दी जा सकती है क्या? लेकिन कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए ही हमने एक ऐतिहासिक निर्णय और लिया, हमने कि मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया। भाइयों बहनों, और इस बार जुलाई से सभी मदरसों में सरकारी जो हमारा बोर्ड है, सरकारी जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। आज अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी गूंजेगी, तो भाइयों बहनों, इसमें कांग्रेस के लोगों को क्यों परेशानी होनी चाहिए? क्या परेशानी है कि अगर आप सिख समाज के लोग, जैन समाज के लोग, पारसी समुदाय के लोग, ईसाई समाज के लोग अगर वह भी उन अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ेंगे तो इनको क्या परेशानी होनी चाहिए? हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले अवैध मदरसों पर ताला लगाने का कार्य भी किया है, इससे भी इनको परेशानी होती है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, षड्यंत्र करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हैं, तब भी इनके पेट में दर्द होता है। भाइयों बहनों, आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे घुसपैठिए जो नाम और बेस बदलकर, अपना छदम नाम रखकर, अपना बेस बदलकर, अपनी पहचान छिपाकर हमारे उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने ऑपरेशन कॉल नेमी के माध्यम से राज्य से ऐसे पाखंडियों और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का काम किया। तो इसमें भी हमारे कांग्रेसी मित्रों को बड़ी समस्या है। भाइयों बहनों, वो ऑपरेशन काल नेमी भी उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर वापस वहीं पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हुए हैं, उनको वहीं भेजने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक।